रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह इब्राहीम की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, याद करो वो वक्त जब इब्राहीम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाला है, लिहाजा जो मेरे तरीक़े पर चले वो मेरा है, और जो मेरे ख़िलाफ़ तरीक़ा इख्तियार करे तो यकीनन तू दरगुज़र करने वाला मेहरबान है। परवरदिगार, मैंने एक बेआब व गयाह वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुज़ार बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कानल फ़ुहशु फ़ी शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहूदगी जिसमें पैदा हो जाएगी उसे ऐबदार कर डालेगी, और जिस चीज़ में हया पैदा होगी तो उसे सजा देगी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी के हुस्न से हस्ती का हर मंज़र चमकता है। नबी के हुस्न से हस्ती का हर मंज़र चमकता है। उन्हीं के नक्शे पा से गुंबदे बेदर चमकता है। नबी ने सारे असनाओ खला के राज खोले हैं। अलम उनका सब इम्कानात के ऊपर चमकता है। तजुब क्या जो मेरे लफ्ज़ लौ देने लगे ताइब। ख्यालों में हमेशा गुंबदे अक्सर चमकता है। नबी के हुस्न से हस्ती का हर मंज़र चमकता है।
Bismillahirrahmanirrahim. Leave applications. Shandana Gulzar Khan has requested for grant of leave for 20th June. Is leave granted? Granted. Zubair Khan Sahib has requested for grant of leave for 20th and 21st June. Is leave granted? Granted. Chaudhry Nasir Ahmed Abbas Sahib has requested for grant of for 20th and 21st June. Is leave granted? Granted. Muhammad Akhtar Mengal Sahib has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Muhammad Khan Daha has requested for grant of leave for 10th June. Is leave granted? Granted. Chaudhry Mahmood Bashir Virk has requested for grant of leave for 22nd and 23rd June. Is leave granted? Granted. Peer Sayyid Fazal Ali Shah Jilani has requested for grant of leave for 6th and 7th June. Is leave granted? Granted. Zulfikar Ali Bahan Sahib has requested for grant of leave for 10th and 12th June. Is leave granted? Granted. Amin ul Haq Sahib has requested for grant of leave for 20th June. Is leave granted? Granted. Muhammad Hanif Javed Sahib has requested for grant of leave for 20th June. Is leave granted? Granted. Fayaz Hussain Sahib has requested for grant of leave from 22nd to 24th June. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksi has requested for grant of leave from 20th June till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Khwaja Shiraz Mahmood Sahib has requested for grant of leave for 20th June. Is leave granted? Granted. जी हम आइटम नंबर 2 पे आ जाते हैं. Further general discussion on the budget. जी उमर अयूब साहब. जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. वेरी ब्रीफली जनाब स्पीकर, हमारे 5 सोल्जर जो हैं वो कुरम में आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं. तो मौलाना साहब से मैं गुजारिश करूंगा जी यहाँ पे नईम साहब से कि वो नसीम शाह साहब के वो दुआ करा दें. बहुत शुक्रिया सर. दुआ कराइए. आप अपनी सीट पे चले जाइए. अपनी सीट पे जाके. अभी नहीं है, चलें यहीं पे खोल दीजिए. जी. आमीन. अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना. अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अल ईमान. या अल्लाह जितने भी शहीद हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा. जन्नतुल फ़िरदौस में उनको जगह नसीब अता फरमा. पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दें. आमीन. खुशहाली और तरक्की का मरकज़ बना दें. और जितनी भी बदअमनी है उन सब से हमको महफूज फरमा. आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी करीम. जी डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब डिस्कशन के लिए. जी बजट के ऊपर डॉक्टर साहब. मुझे Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am touching some of the serious issues been raised by the business community, namely APTMA, All Pakistan Textile Mills Association, Karachi Chamber of Commerce and Industry, and the entire business community of the Pakistan. So they are of significant nature and they are the real issues. This budget, Honorable Speaker, does not show any direction. The only direction one can see is the revenue generation. इसमें ना ग्रोथ का उंसर है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब क्रिएशन का उंसर है, ना इसमें एफडीआई का जो ट्रैक किया जाए आने वाले वक्त के लिए कोई इंसेंटिव्स वो आपको नज़र आता है. इसमें सिर्फ एक चीज़ है और वो चीज़ है revenue and revenue and revenue. Now I understand that revenue is very, very important for the government machinery to run the country, but not at the cost of कि हमारी इंडस्ट्री ठप हो जाए, एक्सपोर्ट बैठ जाए और उसके बाद बेरोजगारी का जो अमल इशू हो और जो इन्फ्लेशन बढ़े वो फिर कोई नहीं रोक सकता. इसमें पहला इशू जो है जो मैं चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तमाम एक्सपोर्टर्स को 1% फाइनल टैक्स डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी अलाउ की गई थी 1991 में कि एक्सपोर्टर धक्के नहीं खाएं, रिटर्न नहीं फाइल करें. रिटर्न तो फाइल करें मतलब अपीलों में और इधर इनकम टैक्स ऑफिस के धक्के ना खाएं. उन्होंने उनको
1% फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी बना दिया था कि आपके जितने पैसे आएंगे उसमें 1% कट जाएगा, और वो सही जा रहा था। इस बजट में उसको ख़त्म करके नॉर्मल टैक्स रिजीम में उन लोगों को ले आए। नॉर्मल टैक्स रिजीम के माने 1% जो पे करता था, अब 29% पे करें, और 10% सुपर टैक्स अगर उस पर अप्लाई होता है तो 39 हो जाता है। और वो मिनिमम 1% टैक्स अपनी जगह बाकी है, वो ख़त्म नहीं किया, विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में ऑन रिसीप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। तो ये क्या हो रहा है? इसमें तमाम एक्सपोर्टर वज़ीर आज़म साहब से कल मिले थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई है और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में 1% कम है, तो 1.5% तक वो कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो टैक्स रिजीम में जाके इनकम टैक्स ऑफिस के धक्के खाएं या एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्शन करें। ये एक फ़ैसला हमने आपने सब ने मिलकर करना है। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 30 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही, स्टैग्नेंट हो चुकी। टेक्सटाइल की सनत 15-16 बिलियन से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही। तो उसकी वजह हमने देखनी है, चीज़ों को आसान बनाना है, ना कि हमने उसको पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में इतना कम्बरसम और मुश्किल कर दें कि वो सनत ही बैठ जाए। तो सर पहला तो मेरा यही रिक्वेस्ट थी। उसके बाद गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर, हाइब्रिड के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटी बढ़ाइए। पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल ख़त्म करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, और हमने उनकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ये भी एक एनोमली है। पाटा एंड फाटा के लिए बहुत पुराना मसला चलता आ रहा था, इस बार फिर इनकम टैक्स 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया उनकी रिजीम को, यानी नो इनकम टैक्स फॉर अनदर 1 ईयर। इससे मुकाबलाती सख्त बाकी इंडस्ट्री की इफेक्ट हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पाटा एंड फाटा को जो कंसेशन दिए थे वो उस पीरियड के लिए थे, वो पीरियड पूरा हो गया है, तो उसको ख़त्म किया जाए ताकि मुकाबलती सख्त रहे। सैलरी क्लास में जो सैलरीज में इजाफा किया गया है वो अनबेरेबल बर्डन है। एक चीज़ अच्छी हुई है कि उन्होंने इंडस्ट्री को 200 अरब रुपए का इंसेंटिव दिया है चीपर इलेक्ट्रिसिटी देके। ये एक्चुअली क्रॉस सब्सिडी थी, यानी रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सस्ती बिजली देने के लिए 240 अरब रुपए का बर्डन इंडस्ट्री पर डाल दिया था। तो क्रॉस सब्सिडी इज ए फेल मॉडल वर्ल्ड ओवर, कि आप किसी एक सेक्टर को सस्ता करने के लिए दूसरे एक सेक्टर में आप उसका बर्डन डाल दें, जो इंडस्ट्री पे 240 अरब का किया था। मैं बहुत खुश हूँ और खुशाइन बात है, और उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस हुकूमत ने इस बजट में क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है और 240 अरब रुपए की 10 रुपये 59 पैसे के हिसाब से बिजली सस्ती की इंडस्ट्री को, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो 240 अरब रुपए क्या रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे डाले जाएंगे जिनको पहले कम कर रहे थे, या हुकूमत अपने पास से 240 अरब रुपए का हिट लेगी सब्सिडी की शक्ल में? ये एक सवाल है। सर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीव पे आस्ते बढ़ते बढ़ते 30 से 40 से 50 60 अब 80 कर दिया गया है। पेट्रोलियम जो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड IMF की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन एक कैपेसिटी होती है, ये दुगना हो चुका है एंड नॉन स्टॉप। तो पेट्रोलियम की प्राइसेस आप कहते हैं कम कर दी हमने, भाई वो तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो बढ़ाएंगे, कम होंगी तो कम करेंगे। लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवर जो है, जो 20 रुपये फी लीटर बढ़ाया है, इससे आपकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। सर एक और सीरियस चीज़ है कि एग्रीकल्चर इनपुट्स में टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स में ट्रैक्टर भी आते हैं, पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, बीज यानी सीड्स भी आ रहे हैं। सर ये फार्मर तो पहले ही मातम कर रहा है। सर वीट की जो इश्यूज़ थे वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, हमने इस हाउस में भी उठाया था।
अब फार्मर को एग्रीकल्चर इनपुट्स, एग्री इनपुट्स में जो ड्यूटियां लगाई गई हैं उनसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बढ़ने के माने महंगाई का सैलाब आएगा। सर इस पे भी मैं एक बात बतलाता जाऊं कि इन्फ्लेशन अल्लाह का शुक्र इस हुकूमत ने मेहनत से कम करा है, और ये 30% से 15% पे आ गया है। ये स्टबन इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन था जो कम लाया गया है, लेकिन ये जो इक़दामात किए गए हैं कि मिल्क के ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही है, पेस्टिसाइड पे, एग्री इनपुट्स पे, तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के माने महंगाई बढ़ रही है। फिर आप डिस्काउंट रेट बैंक के कम नहीं करेंगे ये कह के कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है लिहाजा इन्फ्लेशन पहले कम होगा। फिर हम अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक में जो 22% करा था उसमें 1.5% कम करा है। हमारी सनत तो वही पहले सिंगल डिजिट रेट देख रही है जहाँ से शुरू किया था बढ़ाना, 8-9% था हमारा, तो उस पर भी है। सर आईपीपी एक बम है जो कभी भी फट सकता है। आईपीपीज के 5,500 सर्कुलर डेट्स बढ़े हुए हैं, उसमें आईपीपीज की पेमेंट्स हैं। आईपीपीज अब भी रिन्यू हो रहे हैं, अब भी कैपेसिटी सरचार्ज दिया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आईपीपी एग्रीमेंट रिन्यू हो वो नए टर्म्स पे हों, उनमें वो शराइत ना हो कि कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं या डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, या इस तरह की जो पुराने थे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले लिए हैं। अब आप आईपीपी को पुराने शराइत के ऊपर जब रिन्यू कर रहे हैं तो फिर आने वाली नस्ल को आप गिरवी रख रहे हैं। 5,500 अरब रुपए पावर और पेट्रोलियम यानी गैस, पावर और गैस के जो सर्कुलर डेट हो गया है, इसकी इस बजट में कुछ नहीं बताया गया है कि सर ये दुआओं से हम ख़त्म करेंगे, दवाओं से हम ख़त्म करेंगे, इसके लिए कोई स्कीम है, क्या किया जा रहा है। ये सर्कुलर डेट एक बम है जिसके बारे में हम चाहते हैं हमें पता चले कि उसको फेज आउट कैसे करना, उसको किस तरह से आपने पे करना। हम साथ देंगे, सनत साथ देगी, लेकिन ये 550 अरब की फिगर देख के आदमी को फिट्स पड़ते हैं कि ये किस तरह से जी हुकूमत दे सके। 10 मिनट हो गए, वाइंड अप कीजिए प्लीज। अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़रूरी है और वो सर ये है कि 1% फिक्स रिजीम जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की थी उसको अगर आप चाहते हैं तो एक्सपोर्टर्स हमसे मिल के गए हैं, एप्टमा भी, फेडरेशन भी, चैम्बर्स भी, वो 1.5% करने को तैयार हैं, लेकिन वो इस बात पे तैयार नहीं है कि आप उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में 29 पे ले जाएं, 10% सुपर टैक्स दें, 1% विद होल्डिंग टैक्स दें और वो इनकम टैक्स ऑफिस के धक्के खाएं। इनकम टैक्स से बचने के लिए तो आपने ये 1991 में किया था कि भाई एक्सपोर्ट्स को हम, और पूरी दुनिया एक्सपोर्ट्स कमाऊ पूत बच्चा होता है, ब्लू आउट बॉय होता है, पूरी दुनिया सर एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है। आपके $30 बिलियन आ रहे हैं वहाँ से जो रेमिटेंस से बराबर हैं, इसको खुदा के वास्ते पे किसी तरह से भी एट रिस्क ना लें। थैंक यू। इंडस्ट्री इज देयर टू सपोर्ट गवर्नमेंट एनी एक्सटेंट। थैंक यू। थैंक यू जी। शहरियार आफरीदी साहब, शहरियार आफरीदी साहब। हम ज़रा डिबेट को थोड़ा सा चला लें। जी उमर अयूब साहब। जी उमर अयूब साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो आज आपकी तवज्जुह से और हाउस की तवज्जुह से हमने दुआए मग़फ़रत की है। जो हमारे 5 लड़के, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं कुरम में आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की ब्लास्ट में, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सारों को सब्र जमील अता फरमाएँ। आमीन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर ये है कि तशवीशनाक 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अपनी बजट स्पीच में भी मैंने बात की हैं, और यहाँ पे ये हाउस, ये और सेनेट, हम लोग कस्टोडियन हैं लोगों की आवाज़ के, कि पाकिस्तान की आवाज़ यहाँ से आती है।
यहाँ पे जनाब स्पीकर आपकी अखबारें आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मेरी डीलिंग होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोग सिस्टर पार्टी हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के, वहाँ पे उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप खुद माशाल्लाह जनाब स्पीकर चाइना से आपका वो होता है, उनके डेलीगेशन आते हैं, ये नहायत इम्पोर्टेंट पोजीशन है वहाँ पे। नंबर एक, वो यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ पे था और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज़ बावर कराई है, मैं आपको ये दो अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज़ है और डॉन है, क्लियरली उन्होंने लिखा है सिक्योरिटी थ्रेट्स endanger future of CPEC warns Chinese official। एक, internal stability must for any nation to develop, Chinese minister। जनाब स्पीकर, इससे इंपॉर्टेंट मैसेज, वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनाब स्पीकर, मैं हाउस की तवस्सुत से मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ये सर जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, तीन जुज होते हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के, नेशनल कोहीजन इस वक्त बिखरी हुई है, आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी मुनसर होती है, इकोनॉमी बिखर गई है, वी आर अंडर थ्रेट जनाब स्पीकर। और उस पे मैंने अपनी स्पीच पे भी कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखसूस ISI का बजट हमें बताएं, आया कि आपका वीगो डालों पे वो लग रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों के पीछे वो वीगो डाले लग रहे हैं, या हमारे प्रेस के साथियों के पीछे लग रहे हैं, या फिर हबीब अकरम साहब के पीछे लग रहे हैं, या हामिद मीर साहब के पीछे लग रहे हैं, या हमारे बाकी साथियों। प्रोविंशियल सरप्लस यहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 1217 अरब रुपए, जो इस वक्त सूबों ने अपना प्रोविंशियल सरप्लस दिया हुआ है जनाब स्पीकर, वो टारगेट से शॉर्ट है और वो तकरीबन आपका 740-745 आ रहा है। कहां पे आपका 1217 और कहां पे आपका 740-745? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना खसारे का टारगेट ही नहीं मीट कर रहे हैं शुरू से, नंबर एक। नंबर दो जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने उस वक्त केपी में ये बात कही थी फेडरल गवर्नमेंट को, इसाक डार को और बाकियों को, कि भैया हम लोग अपना प्रोविंशियल सरप्लस हम लोग अपना कंज्यूम कर चुके हैं, हम लोग फिक्टिशियस फिगर्स नहीं दे सकते हैं, तो उस वक्त को उनके खिलाफ केसेस लग रहे थे, शौकत तरीन साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। तो अभी जनाब स्पीकर सिंध का प्रोविंशियल सरप्लस 0 है, ये बात आ रही है।
आपका ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोविंशियल सरप्लसेस को मिसस्टेट कर रही है। यहाँ पे बजट फिगर्स में सूबों के बजट आ चुके हैं, यहाँ पे झूठ बोल रही है फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, या ये झूठ है या ये गलत है। दिस इज नॉट ऑन। आखिरी चीज, वो अपनी स्पीच वो अपनी रिबटल करें जनाब स्पीकर। आखिरी चीज माइक खोलें, ये मेरा पार्टी का टाइम है। थैंक यू जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ, आखिरी चीज़ ये है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द न्यूज़ अखबार में ये स्टोरी आई है अंसार अब्बासी साहब की, हाफ ऑफ नैब्स 179 मेगा करप्शन केसेस डिस्पोज्ड ऑफ। यही वो चीज़ है जनाब स्पीकर जो मैंने अपनी स्पीच में भी बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 सालों में जो रिकवरीज हुई थी 426.4 अरब रुपए, उससे पहले 2000 से लेकर 2021 तक 295 अरब। आपके 17 सालों में 295 अरब, 2.5 सालों में पीटीआई का 426 और ये जाना था 1100 अरब। ये हुकूमत आई है पर्सन स्पेसिफिक, और मैंने नाम भी यहां पे पढ़ के सुना दिए थे, आसिफ अली जरदारी, आपके मियां नवाज शरीफ, मियां शाहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, आपके ये जितने लोग हैं, फरियाल तालपुर, ये जितने नाम हैं, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला के उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी और प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। आखिरी चीज मेरी आखिरी चीज जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी का टाइम है, मैं अपने साथियों से ले रहा हूं। पार्टी का टाइम नोट कर लीजिए अपना। बिल्कुल जनाब सर, बिल्कुल ले लें, बिल्कुल है, हमारा अपना राइट है सर, ये बिल्कुल साहब नोट कर ले। मैंने जनाब स्पीकर बिल्कुल जनाब स्पीकर, बाकियों जनाब स्पीकर अलहमदा पहले भी 3 घंटे तकरीर की थी, अभी 2-3 मिनट से कोई पार्लियामेंट्री लीडर ने कहा। जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है मेरी बातें लोगों को चुभती हैं, पर ये मैं फैक्ट ऑफ ये मैं सामने रखूंगा। जनाब स्पीकर, आखिरी बात ये है, जहां पे ये इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, तो मैं ये फिर एक चीज बावर कराना चाहता हूं कि अडयाला जेल में हम लोग जाते हैं, वहां पे जनाब स्पीकर जेलर्स भी कहते हैं कि जी हमने इंटेलिजेंस के लोगों से, ISI से, FIU से, पता नहीं जो टाउट लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ रिपीटेडली। मैं कल वो जो चाइनीज़ मिनिस्टर आए थे, मैं उस फंक्शन पे था थ्रू आउट। आई थिंक इतना सेंसेशनलाइज्ड जो है ना वो सिचुएशन नहीं थी। उन्होंने जो बातें की बड़ी मुख्तलिफ हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहाँ जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। बजट की स्पीच तमाम तरफ से हो रही है और पिछले 70 सालों से बजट जब भी पेश होता है, बजट पेश करने वाले उसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि बस इससे अच्छा कोई काम हुआ नहीं है। और डेफिनेटली जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन इस ऐवान में जो लोग बैठे हैं, हम सब लोग, वो बारी बारी इधर भी बैठ चुके हैं और उधर भी बैठ चुके हैं। तो हम सब ने कई दफ़ा कई इस तरह रोल प्ले किए हैं हमने अपने, और आज की ये सूरत हाल ये बता रही है कि हमारे इस रवैये से मुल्क का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो मैंने वज़ीर ख़जाना साहब की भी स्पीच सुनी पूरी, फिर मैं ख़ास तौर पर जो पहली स्पीच थी अपोजिशन लीडर की उसको सुनने आया, और तकरीबन 2.25 घंटे की वो स्पीच थी और उसका भी एक लफ्ज़ हमने सुना और कोशिश की कि उसके अंदर से चीज़ें निकालें। उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे जो उन्होंने पर्सनल गुफ्तगू की, उन्होंने अल्फाज अदा किए, उन्होंने और बातें की, और मैं उस वक्त इन सारी चीज़ों के जवाबात को लिखता जा रहा था कि इसका ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है कि आपने। लेकिन आज जब मैं आज ये आपसे बात करने आया हूँ सवाल में स्पीकर साहब, तो मैंने वो तमाम जो पॉलिटिकल जवाबात थे जो कि काउंटर किए जा सकते थे, उसमें से एक भी जवाब नहीं दे रहा मैं। और जो भी पॉलिटिकल गुफ्तगू है वो उनकी है। हम इस पे जब मैंने सोचा कि इसके सारे पॉइंट्स को, सारे वो तल्ख बातों को निकाल दिया जाए। मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। तकरीबन 19,000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया और 17,000 तकरीबन 18,000 अरब जो है वो रेवेन्यू बताया गया हमें। FBR के ज़रिए हम तकरीबन 13,000 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे, ये बताया गया इसके अंदर। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 4,000 अरब रुपए हम तकरीबन कलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान पे इस वक्त जो कर्जा है वो 78,942 अरब रुपए है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल ईवल। ये जो 78,000 अरब रुपए के हम कर्जदार हैं, ये है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। जिस तरह किसी घर पे अगर कोई घर कर्जदार हो, उस घर वालों को परेशान होना चाहिए। तो ये जो सारी लोगों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, आम सैलरीड क्लास के ऊपर जितनी भी तलवार चल रही है, वो सारी बात ही यही है कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है, हमें इस कर्ज को अदा करना है। लेकिन क्या 78,000 अरब रुपए हम आज कर्जदार हैं, तो हम इसको सोचते भी हैं, सोच भी रहे हैं कि हम ये वाला जो बजट है, इस बजट को पेश करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। मेरा जवाब इसमें नफ़ी में है, क्योंकि ये एक एवरेज किस्म का नॉर्मल बजट है, आम हालात वाला बजट है। इसमें कोई इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और इस कर्जे का लगता यह है कि सारा कर्जा जो है वो IMF दे रहा है। आम तासुर बाहर रोड पर, क्योंकि IMF का जिक्र बहुत होता है, IMF बैरूनी कर्जा, तो लगता यह है कि सारा पैसा जो है ये IMF से ही आ रहा है, इस 78,000 अरब रुपए का। नहीं, ऐसा नहीं है। इस 78,000 अरब रुपए में से तकरीबन 82% जो अमाउंट है वो लोकल बोरिंग है, हमारा लोकल कर्जा है। और तकरीबन 18% के करीब जो पैसा इसके अंदर है वो IMF का और बाहर का पैसा है। अब इस तकरीबन जो हम इस साल जो कर्ज और सूद की मद में जो हम अमाउंट अदा करेंगे वो तकरीबन 9,775 अरब रुपए, तकरीबन 10,000 अरब रुपए, ऑलमोस्ट 51% ऑफ आवर एंटायर रेवेन्यू हम अदा कर देंगे कर्ज और सूद की मद में। कोई भी इकॉनमी दुनिया में अपनी आमदनी का अगर 30% से ज़्यादा
कर्ज की और सूद की मद में अदा करती है वो नाकाम इकॉनमी है, वो नहीं चल सकती। आप कुछ भी फिगर्स कर लें, कितने भी टैक्सेस लगा लें, तो दिस इज प्रैक्टिकली इट्स अ नॉन स्टार्टर, ये हो ही नहीं सकता। ये है इस पूरे हमारे इस माशी सिस्टम का जो कैंसर है वो ये है इस वक्त राइट नाउ। तो हम 10,000 अरब रुपए जो है वो हम सूद की मद में देंगे, जो तकरीबन 51% ये बनता है हमारे पूरे इस रेवेन्यू का। इसमें से इस 10,000 अरब रुपए में से तकरीबन 7,303 अरब रुपए 7,303 अरब रुपए हम लोकल बैंकों को देंगे, हम लोकल देंगे और सिर्फ तकरीबन 3,000 अरब रुपए हमें बाहर वालों को देना है। दो और ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ब्लीड कर रहे हैं। नंबर वन, जो हमारी SOEs हैं, स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, वो हमें ब्लीड कर रही है हमारी इकॉनमी को। सबको पता, शुक्र है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये जो कन्फ्यूजन थी कि स्ट्रेटेजिक जो हमारी SOEs हैं और कोई एक नॉर्मल SOEs हैं, इनमें ये फ़र्क कम से कम ख़त्म किया है सारा। ये कन्फ्यूजन थी कि भाई स्ट्रेटेजिक SOEs और इंटरप्राइजेज हैं और उसमें कोई उनको कोई इस्तिस्ना है, वो प्राइवेटाइज नहीं होंगे या उनकी ब्लीडिंग जो है वो जारी रह सकती है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक हैं, और दूसरे वो नॉर्मल वाले हैं। शुक्र है कि जो है वो इनकी गुफ्तगू में ये वाली बात अब ख़त्म हो गई, वरना दो बयानात आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कुछ स्ट्रेटेजिक्स हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल हैं। एक तो ये है SOEs वाली बात है। फिर दूसरा है कि हम ये जो पावर सेक्टर में कैपेसिटी जो है पेमेंट कर रहे हैं, इसमें 71% 71 पर जो कि पावर जनरेशन है एक यूनिट, उसमें 71% तो हम सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं और तकरीबन 29 से 30% उसकी ओरिजिनल चार्ज है और उसकी कॉस्ट है। इस साल हमने 1700 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के लिए पावर कंपनीज के लिए हमने रखी है, जो कि हमारी PSDP से भी ज्यादा है। हमारा PSDP अगर जो है वो 1400 अरब रुपए है, तो हम 1700 अरब रुपए तो सिर्फ हम उन पावर कंपनीज को दे रहे हैं कि जो बिजली नहीं बना रहे और उनसे हमारा मुआहदा है और हम उन्हें डॉलर्स में पे कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान की साबका हुकूमतों ने जिसका PMLN की हुकूमत रही है और हुकूमतें रही हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए, मैं किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने मुल्क के खुदा न खास्ता खिलाफ ये फैसले किए हों, उस वक्त ये बात ज़रूरी होगी, कर दी होगी बात, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद हमारी PTI के दोस्तों की भी गवर्नमेंट आई, वो उसको ख़त्म नहीं कर सके, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ सारा, और आज ये सिचुएशन है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि सिर्फ हमें फिगर बताने के बजाय ये एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन है जो कि हमें ब्लीड कर रही है। 1700 अरब रुपए हम देंगे इस साल। जो भी कंपनीज हैं, जिस मुल्कों की कंपनीज हैं, जब हम उनसे इमदाद लेने जाते हैं, उनसे बेल पैकेजेस मांग रहे हैं, उनको उन मुल्कों को और ताल्लुकात को इस्तेमाल करके हमें कम से कम इनको रिव्यू करना, इन एग्रीमेंट्स को हमें रिव्यू करना चाहिए ताकि हम इस मद में पैसे बचा सकें और इसमें कोई हम बेहतरी ला सकें। ये हमें हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जनाब स्पीकर, इस तमाम जो मैंने आपके सामने मंजरनामा पेश किया, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल हालात हैं। इसके लिए एबनॉर्मल फैसलों की ज़रूरत है, इसके लिए एक एबनॉर्मल किस्म के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ये नॉर्मल बजट से, नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली से ये ट्यूमर ख़त्म होने वाला नहीं है। इस ट्यूमर का, इस पाकिस्तान की मईशत का ये जो ट्यूमर है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है। ये पैनाडोल की गोली से इसके सर का दर्द नहीं जाएगा और इसके अंदर एक रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। और उस रेडिकल सर्जरी में जब हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं, जब हम अली भाई मैं थोड़ा सा सॉरी वो थोड़ा सा मैं जो है वो, जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं तो हम सिर्फ आवाम के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई इनसे टैक्सेस लेकर ये सारा कर्ज भी उतर जाए, सूद भी दे दें, मुल्क भी चले। ये ऐसा नहीं होने वाला जनाब अली। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से इस मंजरनामे को पेश करने के बाद मैं ये मुतालबा करता हूँ MKM पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और उस फाइनेंशियल एमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद
करना के साथ बुरा नहीं मानना है किसी ने। मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा कि जी मेरी बात और लोगों की तरह बस ये अक्ल कुल है, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, नहीं, इसके अंदर डिबेट है, बात है। लेकिन हम अपनी पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि भाई इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए, और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, आवाम से, उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम जी, सॉरी, अल्ताफ हुसैन साहब जी, बिल्कुल, वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें, फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। भुट्टो साहब ने, अच्छा आता हूं, अच्छा भाई याद दिला, तमाम रिटायर्ड और तमाम बात करने दे, जब बारी आएगी तब जवाब दे दें, बात करने दे, सबको मौका मिलेगा जी, बात की खड़ेंगे आपकी बारी पे। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं, 50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग जर्नैल, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1,000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस आवाम से बाहर जाकर लोगों से बात करें, सर अगर हमने ये कर लिया, अगर हमने ये करके दिखा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर देंगे। हम 1,000 अरब रुपए तो अपने पास से निकालें, 1,000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें, पाकिस्तान के लोग ये 78,000 अरब रुपए अपने पेट को काट कर अपनी जायदादों को बेचकर आपके हवाले करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि जो लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो उनके एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो खुद भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनको ये नजर आना चाहिए। जब उनको ये नजर आ जाएगा, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, इनके पास आज जो कुछ है, ये पाकिस्तान को इस मदर ऑफ ऑल इविल जो कि हमारे पास 78,000 अरब रुपए का कर्ज है, जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है, इसको वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसके आगे आपसे ये भी कहना चाहता हूं सर कि ये बात कोई नई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए। लोगों की गाड़ियां, लोगों की फैक्ट्रियां,
लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज नेशनल, मुल्क में ऐसे हालात होंगे? नेशनलाइज कर दिया, ले लिया उनसे। मैं तो जबरदस्ती नेशनलाइज करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वॉलंटियरली कह रहा हूं, मैं तो वॉलंटियरली नेशनलाइज कर दें और कोई भी गरीब नहीं होगा इसमें से। ना तो मियां साहब गरीब होंगे, ना जरदारी साहब गरीब होंगे, ना इमरान खान साहब गरीब होंगे, ना ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग 25% अपनी तमाम जायदादों में से दे दें, ये भी गरीब नहीं होंगे। और इसी मुल्क से कमाया है, क्या मसला है, दोबारा कमा लेंगे। भाई इस दूध देने वाली गाय जो कि मर रही है, खुदा न खास्ता, इसको, इसका दूध और निकालने के लिए, इसका गोश्त खाने के लिए इसको खिलाएं तो उसको जिंदा तो रखें कम से कम। तो लोगों के पास बाद में जाएं, अपनी अपने घर से शुरुआत करें क्योंकि लोगों की वजह से आज हमारे ऊपर ये 78,000 अरब का कर्ज नहीं है, ये इस ऐवान में बैठे हुए लोग और हुक्मरानी पर बैठे हुए लोगों की पॉलिसीज की वजह से। वो मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो कुछ है ये इसी मुल्क के चलाने वालों की वजह से लोगों के ऊपर ये कर्ज है ना, लोगों के ऊपर ये अजाब आया हुआ है। तो हम अपनी तमाम गलतियां जो भी हुई हैं माजी में, जिससे भी हुई हैं, कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है यहाँ पर। हम अपनी तमाम गलतियों का इजाला जो है वो लोगों से, गरीब आदमी से ही क्यों मांगते हैं? ये आप कितना ही अच्छा बजट, अच्छे नंबर दे दें, आप अगर अपने अमल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नई चीज करके नहीं दिखाएंगे, लोग आपको ये टैक्स देने वाले नहीं, लोग वैसे ही मर रहे, खुदकुशियां कर रहे हैं। टैक्स नहीं देंगे आप क्या करेंगे? अच्छा फिर आप देते क्या उनको, जो लोग जिनसे आप टैक्स मांग रहे हैं? पीने का पानी, जैसे जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, पीने का पानी हम 99% खरीद कर पीते हैं। हम जो है वो स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज नहीं सकते, हम जो है वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कर नहीं सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम हमने खुद करना होता है। एक चीज भी गवर्नमेंट तो नहीं। आपके 17 मिनट हो चुके हैं जी, 10 के बजाय मुझे उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, तो प्लीज वाइंड अप कीजिए। वो आप मेरी पार्टी के टाइम में से टाइम काट लीजिएगा प्लीज। जी वो तो काट लूंगा, मगर थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट जस्ट सेक ऑफ स्पीच, मैं नहीं कर रहा सर, मेरी कुछ गुजारिशात हैं और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो हम लोगों को पानी दे नहीं रहे, लोगों का इलाज कर नहीं रहे, स्कूलिंग दे नहीं रहे, हम बिजली दे नहीं रहे, हम सिक्योरिटी दे नहीं रहे। तो भाई ये रियासत की जिम्मेदारी है, जब जो रियासतें ये देती हैं वो टैक्स मांगती हैं, जब हम ये दे ही नहीं रहे, जब हम ये उन्हें दे नहीं रहे, तो हम उनसे लेने की बात क्या करें? और हमें इस माशी इमरजेंसी को लागू करना चाहिए और यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मसला सर ये है कि हमने इस साल जो है वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए लोकल बैंक्स को कर्जा सूद और कर्ज में वापस करना है। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि 1 साल के लिए इस इमरजेंसी की, जिस तरह से आपने कोरोना में आपने लॉकडाउन करके एक हंगामी सूरत क्रिएट कर दी थी, इसी तरह से इस माशी सूरत हाल को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप 1 साल के लिए मुकामी, आप भले फॉरेन में जो आपको देना है वहां पर आप जो है वो उसको दें वो, लेकिन जो लोकल बैंक्स को आपने 7,000 अरब रुपए देने हैं, वो इस साल उन्होंने बहुत कमाया हुआ है, वो इस साल ना दें, इमरजेंसी लगाएं और उस 7,000 अरब रुपए को आप इंडस्ट्रीज को जो कि बंद हो रही हैं या बंद होने वाली हैं उनको पंप इन करें, ये पैसा वो 7,000 अरब रुपए उनको दें ताकि आपकी मैशत जो है वो आगे चले। इसी तरह से, और सर बात आ जाती है सूद की। सर मैंने वज़ीर ख़जाना साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तकरीबन 2.25 घंटे की जो तकरीर जो है वो उमर अयूब साहब की सुनी है। इसमें कहीं से भी एक जुमला नहीं है कि भाई हम इस पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था PTI के दोस्तों से कि भाई ये तो रियासत मदीना के मानने वाले और उसके पैरोकार और उसकी प्रोपेगेशन करने वाले लोग हैं ना, इस रियासत मदीना के मानने वालों को तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई जो है वो बंद करनी चाहिए। मैंने पहले भी इस ऐवान में बताई थी, मैंने कुरान की 2 आयतें सूरह बकरा से कोट की और मैंने कहा कि जिसका मफहूम था कि अल्लाह कह रहा है कि वो सूद को मिटाएगा और सदकात को जारी करेगा। मेरी इकॉनमी सूद के ऊपर है, अल्लाह कह रहा है मेरी इकॉनमी को मिटाएगा। हम
कितनी ही इक़दामात कर लें, हम अल्लाह से नहीं जी सकते। फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, मफहूम इसका अर्ज कर रहा हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ये जंग हमसे पाकिस्तान में आकर हार जाएगा? वो नहीं हार सकता ये जंग इस पाकिस्तान में आके। कोई पहला कदम तो उठाते हम। जब अल्लाह कह रहा है कि वो हमसे जंग करेगा सूद के निज़ाम में, हम एक लफ्ज़ अदा नहीं करते। 2022 से शरीयत कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आज उसके 5 सालों में ये ख़त्म होना था, एक लफ्ज़ उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसी हवाले से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में सूद की हुर्मत बयान करने के बाद अगली आयत में हुर्मत सूद का हुक्म ना मानने वालों को काफिर कहा गया है सर। और मैं आपके सामने ये कोट करता हूं, मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूं। ए ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। और अगली आयत है, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सर मतलब एक जुमला नहीं है कि भाई हाँ हम कोशिश करेंगे, एक दिन की बात। अच्छा फिर सूद, भाई आप IMF को चलो अभी आप मना नहीं कर सकते, ये जो लोकल बैंक्स को आप 7,000 अरब रुपए दे रहे हैं, इनको तो आप रोक सकते हैं, इनसे तो आप बात कर सकते हैं। ये सूद का निज़ाम हमारे यहाँ जब तक चलेगा, हम जितनी भी अच्छी स्पीचेस कर लें, हम अल्लाह को राजी करें, अपने साथ खड़ा करें, सर उनसे अल्लाह से हम IMF को नाराज नहीं कर पा रहे। पूरा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताकर पेश किया कि ये IMF से अलाइंड है। हम IMF से अलाइंड हैं क्योंकि वो हमारे पैसे बंद कर देगा। हम अल्लाह से अलाइंड होने की बात नहीं कर, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, पहले IMF को मनाते हैं। IMF को हमने मना रखा है, अल्लाह को मनाने की हम जो है वो बात हमें करते हुए थोड़ी सी जो है वो हमें डर लगता है इस हवाले से। सर ओ भाई आप तो खामोश हो जाओ, आप तो एक मिनट, आप लोग ना बोलें प्लीज। जो भी एड्रेस द चेयर, हमने वाइंड अप कीजिए। हमने यहाँ पर सर जिक्र होता है कि हर कोई खड़े होकर क्लेम करता है कि हमने कराची में अमन कर दिया। सर कराची में अमन जो है वो कहते हैं 2016 में अमन हो गया, ऐसे हो गया वैसे। रियासती इदारे भी कहते हैं और हुकूमतें भी कहती हैं। 30 सालों से आप आर्मी ऑपरेशन कर रहे थे कराची में 1992 से, तो अमन अगर कायम करना होता तो कर लेते अमन कायम। आपसे स्ट्रीट क्राइम तो कंट्रोल हो नहीं रही, आप कहते हैं आपने अमन का, कराची का अमन कराची के नौजवानों ने कायम किया है। 2016 में 2003 मार्च 2016 में जब वहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, तो मैं और अनीस कायम खानी हमने वहां पर आकर रॉ के खिलाफ वहां पर स्टैंड लिया और हमने लोगों को, जो नौजवान थे जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, हमने उनको रास्ता दिखाया। फिर ये जो आज MQM है, पूरी MQM, इसने ये केस। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू। नहीं, अब बहुत ज़्यादा आपका तो टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, पूरी पार्टी का भी नहीं। बस करें ना, अब तो 24-25 मिनट के पास पहुंच गए। 1 मिनट, 2 नहीं, 1 मिनट। कराची का अमन, ये आज जो MQM आपके सामने है, ये केस स्टडी है पाकिस्तान के लिए कि हमने अपने लीडर को छोड़ा है पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, और कराची के नौजवानों को जो कि गलत रास्ते पे थे, आज वो नौजवान कोई हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई गलत काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जब जाकर आज ये अमन आया है। और सर हमारे पास 950 लोग लापता थे आज रियासती इदारों का, और हमने एक भी माँ और उसकी फैमिली के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 750 लापता लोग बाजियाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 750 लोग इस 6 सालों में। लेकिन आज भी 107 लापता लोगों की लिस्ट मेरे सामने है, कराची के नौजवानों की 107 लापता लोगों की लिस्ट हमारे सामने है। हम रियासत को गाली नहीं बकते, हम रियासत को बुरा भला नहीं कहते, हम एजेंसियों के खिलाफ और हमने वो जो नौजवान वापस भी आए उनमें से एक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को शक्ल नहीं दिखाई। ये केस स्टडी है क्योंकि हम पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान की कदर करते हैं, पाकिस्तान को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है रियासत से, पाकिस्तान से, हुकूमत से कि ये 107 लोगों को भी
रिहा किया जाए, इनको बाजियाब कराया जाए। ये 7 साल 8 सालों से ये 7 साल और इस डॉक्यूमेंट को थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुस्तफा साहब, काम आपका तो पूरी पार्टी का टाइम खत्म हो गया। करें, वाइंड अप कीजिए मुस्तफा कमाल साहब। सर प्लीज आप सर ये जो पीटीआई के हजरात अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, सर ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा ये सब कुछ हो रहा है। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं कि जो इनके साथ हो रहा है, इतना हल्का हाथ तो पाकिस्तान में किसी पार्टी के साथ नहीं रखा गया। इतना हल्का हाथ किसी पार्टी के साथ नहीं रखा गया। ये हनीफ अब्बासी यहाँ बैठे हैं। हनीफ अब्बासी को एक हफ्ते पहले एफेड्रीन में जो है वो बंद कर दिया गया। इनमें से किसी की गाड़ी में हेरोइन नहीं रखी गई। राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन रखी गई है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन रखी गई है। सर ये इनको थोड़ा सा इनको, और अब ये कह रहे हैं तो मैं बताता हूँ। अब इनका जो वो कह रहे तो बता रहा हूँ, इनको कह रहे बता रहा हूँ। सर ये हमने हमारे 92 के ऑपरेशन में हमारे लोगों को हमारी खवातीन ने जनाजे उठाए। इनका एक भी आदमी लापता नहीं है। हमारे 900 लोग लापता हैं। आज भी मैं लिस्ट दे रहा हूं। आज भी 8-8 सालों से लापता लोगों की लिस्ट दे रहा हूं। हमारे सारे के सारे MNAs MPs को उन्होंने 93 में, 96 में, 97 में जेलों में रखा है हमारे। और आज हमारे पास शोधा कब्रिस्तान है, 25,000 लोग शहीद हुए हैं। इन्होंने उसको नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे कि इन पर वो वक्त आए, अल्लाह ना करे कि इन पर वो वक्त आए जो हमने वो वक्त देखा है। लेकिन इनको सर जब ये कमेंट पास करते हैं, इनको ख्याल करना चाहिए कि लोगों की मेमोरीज जो है वो इतनी विविड नहीं है। जी ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हैं? थैंक यू मुस्तफा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू मुस्तफा साहब, थैंक यू। नहीं बस थैंक यू। एक आधा मिनट। आखिरी बात सर ओपोजिशन लीडर साहब ने की, उसका आधा ही हमें दे दें सर। आप ओपोजिशन लीडर नहीं है ना, तो सर हमें जो है वो उसका आधा दे दें सर। आप बात, उनका टाइम उनको मिलेगा, आपको मिलेगा। सर प्लीज जी। आप चाहते तो बन जाते। सर कराची इस पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकाल सकता है। कराची को खुदा के वास्ते इस पूरे बजट में नए शहर बनाने की कोई बात नहीं है। सिटीज मेक्स कंट्री रिच। आप नए शहर बनाएं, और जो एग्जिस्टिंग शहर है जो आपको 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, सिंध की आमदनी का 98% कमा कर देता है, उस शहर पर खुदा के वास्ते नजर सानी की जाए। उस शहर को आप जो हम अपने पास नहीं रखते अपना पैसा कमा कर, हम पूरे पाकिस्तान को बांटते हैं। अगर आपको इस IMF के चुंगल से निकलना है तो IMF इस पाकिस्तान को या कर्ज वाले इस पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते। कराची पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकाल सकता है। कराची पे तवज्जो दीजिए, कराची को के साथ जो है वो सलूक अच्छा कीजिए। कराची पूरे पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकाल सकता है। वी हैव गॉट। थैंक यू। कादर पटेल साहब। शुक्रिया सर। अभी नहीं, आमिर साहब 11 मेंबर्स बोले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रेजरी की तरफ से 20 आपके बोले, मुझे बैलेंस रखने दीजिए। वहाँ नंबर स्ट्रेंथ वहाँ डबल है। जी कादर पटेल साहब। शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं अपनी सर हाउस इन ऑर्डर होगा तो मेरा वही टाइम काउंट कीजिएगा। इस शोर व गुल को असेंबली के फाजिल टाइम में काउंट कर लें सर। ये शोर व गुल का टाइम जो है ये फाजिल टाइम में काउंट कर।
आपके 20 मेंबरान बोल चुके हैं, अब मैं उधर जरा ज्यादा दूंगा, इधर कम दूंगा। जी बात करें पटेल साहब। सर शुक्रिया। कुछ चीज़ों में तस्हीह की ज़रूरत है इससे पहले कि अपनी बजट स्पीच की तरफ आएं। इंतहाई एहतराम के साथ मैं आपके तवस्सुत से अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बात बार बार दोहराई गई कि जी नेब के कवानीन से फ़लाँ शख्सियत अशख़ास को रियायत मिली। सर उसमें एक तस्हीह बहुत ज़रूरी है और वो तस्हीह दो सिमतों में की जा सकती है। एक तो इस असेंबली का एक कायदा है, कानून है, वो इंसान को अगर अल्लाह ताला ने ओहदा बड़ा दे ही दिया है तो उसे आता नहीं तो सीख लेना चाहिए कि जो लोग इस असेंबली में मौजूद ना हो उनके खिलाफ पीठ पीछे बात नहीं की जाती, इसको मुनाफकत कहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप उन अशखास का नाम लेते हैं कि जिनको नैब के कवानीन की वजह से, तरामीम की वजह से फ़ायदा मिला, तो खुदा के वास्ते वो लंबी फहरिस्त भी यहाँ बयान कर दीजिए जो ड्राई क्लीनिंग के ज़रिए आपके जमात में शामिल की गई। नैब के केस बना बना के जो भी जाता था वो धुल कर जो है आपके पास आ जाता था, वो क्लीन हो जाता था। ज़माने भर के दागदार चोर डाकू जो है वो क्लीन होकर आपके पास आए, कुछ रह गए और कुछ वक्त के साथ भाग गए। यहाँ तक कि आप कहते थे कि इसको तो चपरासी भी नहीं लगाऊंगा, अपने इंटीरियर मिनिस्टर चपरासियों को लगाया। मेहरबानी करके वो भी जिक्र हो जाए तो बेहतर है। अब मैं आता हूं सर अपनी बजट स्पीच की तरफ और ये भी बात करूंगा कि आज तक का नैब का सबसे बड़ा मुतनाज़ा मसला क्या है। ये 180 करीब पाउंड के 180 अरब पाउंड वाला कौन सा मसला है? ये आप मुझे बताइए, इसका गबन किसके जिम्मे है? ये केस किसके जिम्मे है? ये पैसे किसके जिम्मे है? कहां से आए और कहां गए? नेब का सबसे बड़ा अलमिया, उसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। आप किस पर किस तरह उंगली उठा सकते? जनाब अली, बजट स्पीच एक रिवायत भी है। अब तो सही कहा दोस्तों ने कि मामला जूं का तू है, हर एक अपनी बात कर रहा है। जनाब अली, हुआ इस तरह है कि गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से हम वॉर ड्रिवन इकोनॉमी हैं। जब कोई जंग शंग हो जाती है तो कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं, मामला सरमायाकारी भी हो जाती है, सनद भी चल जाती है। और क्योंकि हमने अपना तो कुछ बनाया नहीं, और जो अपना कोई अच्छा बीज बोने के मामले में संजीदा थे उनको तो हमने फांसियां चढ़ा दी, किसी को ज़ियारत में बेच के कैद तनाई में मार दिया, किसी को इसी अडियाला में फांसी चढ़ा दी गई, किसी को लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। तो मोहसिन कुश कौम होने के नाते आज हमें ज़रा सा अपने माजी पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हमने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, और उसके बाद हमें अपने हाल पर रोना चाहिए कि हमने अपने मोहसिन कत्ल किए हैं, इसलिए आज हमारा ये हाल है। सर 2002 या 2000 एक बहुत बड़ा टर्न है ये, जहाँ स्टैंड बाय मईशतदान तो उस तरफ बैठे, मैं मईशतदान नहीं हूँ, थोड़ा सा सियासियात का एक तालिब इल्म हूँ छोटा सा। ये 2000 सन में जो स्टैंड बाय आपको इक़दामात और जो मिले अहकामात अंकल IMF की तरफ से, उसके बाद हालात ख़राब हुए और उस वक्त से लेकर आज तक आपका सारा बजट, मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। हुकूमत नवाज लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, हम सारे वजीर इंपोर्ट करते हैं। आज भी हुआ है वजीर इंपोर्ट,
इन्होंने भी किए, हमारे पास भी रहे। हमने इकोनॉमी का कोई नया आइडिया इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ वजीर इंपोर्ट करने पर तवज्जो रही। और वो वजीर बेचारे जो IMF वालों के मामलात थे, उनको देखते हुए वो बजट बनाते थे। अब सर एक गठजोड़ होता है मुल्क के सरमायादार और इकोनॉमी में। जब वो ठीक रहता है तो मामलात चलते हैं, सनद चलती है, मामला गरीबों तक भी पहुंचता है, कुछ रोजगार मिल जाता है। लेकिन जब वो रुकता है तो वो रोजगार भी चला जाता है और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा उसमें पिसता है और वो गुर्बत की लाइन की तरफ चला जाता है। और मोहतरम साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने एक जिरगा इस वक्त लगाया हुआ है जो असेंबली में, तो आप संजीदगी का एहसास कर सकते हैं इस मुल्क को कौम के साथ। अब उन्हें पता ही नहीं कि मैंने उनका नाम लिया है, अंदाजा कीजिए। ये संजीदा कौम है, ये काइंडली मेंबरान असद साहब, ये जिरगा कहीं और भी हो सकता है। काइंडली मेंबरान तशरीफ रखें। उन्हें कुछ पता अगर नहीं, आप बात भी उनका करनी है नाम लॉबी ले में रहे चले जाएं या पीछे उन्हें बैठ के कुछ बात पता कर नहीं है लें। सर, मैं कह रहा हूं ये पीछे बैठ के बात कर लें या लॉबी में चले जाएं। माशाल्लाह संजीदा लोग हैं सर। ये आमिर साहब, आमिर डोगर साहब, ये मीटिंग जरा खत्म कर लीजिए, साइड पे कर लीजिए प्लीज। जी सर, हम थोड़ी से जो सर्वे होता है हमारा, उससे थोड़ी सी फिगर ले सकते हैं कि आप ये देखिए कि 80 की दहाई में 80 बच्चों के लिए हमारे पास एक स्कूल था, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, 80 बच्चों के लिए। आज हमारे पास 1500 बच्चों के लिए एक स्कूल है। ये तो हमने सबने मिलकर काम किया तालीम पे। और इसी तरह 1 लाख लोगों के लिए एक अस्पताल था, आज 2 लाख लोगों के लिए एक अस्पताल है। मैंने ये सिर्फ छोटी सी फिगर, मैं ये आशारिया जीरो में नहीं जाऊंगा, मैं सियासी बतौर तालिब इल्म के सिर्फ एक बात बताऊंगा, ब्रुनाई के शहंशाह वाली बात, कि उसको किसी ने कहा कि आपकी GDP कितनी है, उसने कहा कि भाई GDP क्या होता है, उसने कहा जी ग्रोस डोमेस्टिक ये। उसने कहा कोई नहीं, आप जाकर बाजार में मेरे लोगों से मोहल्लों में देखें, अगर वो खुश हैं तो मेरी GDP ठीक है, और अगर वो नाराज हैं और वो भूखे हैं तो मेरी GDP खराब है। ये कौन सी बात है? आशारिया 0, 1, 2, GDP 5 पॉइंट, GDP 6 पॉइंट। जरा बाहर तो निकल के देखें, लोग रो रहे हैं, लोग भूखे हैं। आप कोई भी फिगर पेश कर दें, लेकिन जब तक अवाम खुशहाल नहीं, कोई GDP ठीक नहीं। और ये आपके ज़माने में भी रही, इनके ज़माने में भी रही, और बदकिस्मती से हमें भी ये विरसे में मिला। और कर्जा लेने का, अगर आप कहते हैं कि कर्जा लेने का कोई इल्ज़ाम है, तो वो कायद से फिर शुरू करें, क्योंकि पहला कर्जा तो जनाब कायदे-आज़म के ज़माने में ही लिया गया, और वो कर्जे की शरह बढ़ती गई। कुछ जंगों ने हमारे हालात ठीक किए, लेकिन फिर कर्जे और बढ़ते गए, और फिर यूं हुआ कि हम लोग IMF के गुलाम बन के रह गए, और एक इनकलाब आया फिर। और वो इनकलाब था कि हम आएंगे, IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, पाकिस्तान की मईशत को एक ही दिन में इस दलदल से निकालकर बाहर ले जाएंगे। आज बात तो हो रही है, लेकिन 4 साल, और बात की गई कि जी अरस्तू हैं इस तरफ, वहां तो अरस्तू भी थे, सुकरात भी थे, बुकरात भी थे, और वो बार बार तब्दील भी होते रहे, लेकिन ना IMF के मुंह पे पैसे मारे गए, ना इस मुल्क का कर्जा उतरा। और कल एक दोस्त ने कहा कि हमें भिखारी बना दिया, तो मुझे एक वाकया याद आया कि ऑफिशियली तारीख में पहली बार एक वजीर एक मुल्क से फितरा लेने गया। वो बताइए कौन सा वजीर था और किसकी हुकूमत थी और किसका दौर था? ऑफिशियली फितरा लेने हमारा एक वजीर की कैपेसिटी में गया सऊदी अरब, और उसने तस्वीर खिंचवाई, पीछे लिखा हुआ था आजा फितरा है पाकिस्तान, ले जाओ भाई चलो। वो आप बता दें तो उसको आपको सारी बात का अंदाजा हो जाएगा। हाँ सर,
वो बेचारे तालीम से महरूम रखे जाते थे, लेकिन जो इस हाउस में नहीं हो उसके लिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि पीठ पीछे बात करना मेरी आदत नहीं। जब वो इस हाउस में मौजूद होते थे तो मैं बात करता था। मैं मुनाफकत का कतई कायल नहीं हूं। इन्होंने कहा जनाब इनके ज़माने में नैब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए सर? हम पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया और नैब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे। उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। और मैं आज भी उस बात को उतना ही सच्चा मानता हूं जो इस असेंबली के पहले हफ्ते में मोहतरम सदर पाकिस्तान ने उस बेंचों पे से कही थी कि ये नैब और ये मईशत साथ नहीं चल सकते, और वक्त ने साबित किया कि वो न चले और उनकी बात ठीक साबित हुई। जनाब अली, हम आगे चलें। कल कुछ 4-5 घंटे की, परसों मैंने खुद यहां स्पीच सुनी। देखिए, सबसे रेलेवेंट आदमी वजीर आजम के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसमें कोई डाउट, शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। और वजीर खजाना बजट पेश करता है। वजीर खजाना का बजट पेश करने के बाद वजीर आजम ही हदफ तनकीद होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है और उसको हदफ तनकीद बनाने वाला सबसे बड़ा जो चेयर होल्डर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक उसूल है। 4, सवा 4 या 3.5 से 4 घंटे, पौने 4 घंटे जो भी है मुस्तफा भाई, एक एक लफ्ज हमने मुकम्मल खामोशी और सुकूत के साथ सुना। क्यों हम इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए थे? जरा कभी इस बात को भी सोचना। हम ये जानना चाहते थे कि आपका इल्म और आपकी तहकीक कितनी है, वो आपकी तकरीर बताएगी। आप इस मुल्क की मईशत के मामलात में कितने संजीदा हैं, वो आपकी तकरीर बताएगी। मैं बजाते खुद जाती अनात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आपकी तवस्सुत से मैं एक बात कहूंगा, और ये मैं बखुदा कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि पहले जिस तरह कहा गया कि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वाकई डाइसेक्ट किया जाए, लेकिन वो डड्डू इनसे डाइसेक्ट नहीं हुआ, बल्कि डाइसेक्ट ने डड्डू कर दिया। मामला उल्टा हो गया। और किसी एक मसले पर जब तफसील में जाने लगे तो कहने लगे कि जी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। फिर हम आ जाते हैं इस तरह कि हमारे लोग जेलों में हैं और हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वो 3 घंटे की स्पीच मईशत में कोई एक मशवरा, कोई एक ऐसी तनकीद कि जो इस्लाह का रास्ता बना सके, अगर उस 3-4 घंटे में थी तो उसको दोहरा दिया जाए। मेरे पास एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें अपनी बातें बहुतें करने को तो हम किसी का जवाब क्या दें, इसलिए अपनी बात करते हैं। जनाब, उन्होंने कहा कि मैं 2 बातें एक साथ की। उन्होंने कहा कि हिटलर का एक सलाहकार था जो हिटलर को वही सुनाता था जो हिटलर सुनना चाहता था, और आखिर हिटलर का जवाल हो गया। और साथ ही ये कहा कि मैं सन 2000 से बजट बनाता चला आ रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी सलाहकार थे, जो अभी बेचारा जेल में अंदर है, ये भी उसके सलाहकार थे। क्या ये भी हिटलर के उस सलाहकार की तरह ऐसे ही सलाहकार थे कि उसको वो वहां पहुंचा दिया है? ये अपने आप को कह रहे थे कि किसी और को कह रहे थे? और साथ साथ कह रहे थे कि मईशत का मुझे बड़ा तजुर्बा है।
फाइनेंस का मुझे बड़ा तजुर्बा है, सन 2000 से सारे बजट मैंने बनाए। तो भाई तो हमने तो अपना मुल्जिम पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैंने हर हुकूमत का बजट बनाया है, तो फिर हमने तो देख लिया कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार ये तो हो चुका, ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थे, इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात थी? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, और IMF की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों IMF के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था IMF के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं, और आप उस दिन गए जब IMF का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था। आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों? कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं, 76% इजाफा किया। ये उसने, तरीन साहब ने खुद कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है। जनाब अली, डिफेंस बजट पर आपने तनकीद की। देखिए 2008 में, यह भी थोड़ा सा इल्म हासिल करने वाली बात, 2008 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो पहली हुकूमत थी जिसमें वन लाइनर ही सही पाकिस्तान की डिफेंस का बजट डिस्कस हुआ था। किसी को पता है भी या नहीं? आप मुझे बता दें, आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई मां था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा, तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। हमने, मैं सर भाई साहब रहने दो, हमने जनाब वो वक्त भी देखा है। आज इंसाफ की आप बात करते हो, मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक फैमिली पूरी कत्ल करके उसके बच्चे को 6-7 साल 8 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया था, याद होगा। और उसको भी मारने आ रहे थे। वो फैमिली गलती में कत्ल हो गई थी।
लाहौर की, मेरे एक वजीर ने यहां खड़े होके इधर दोनों हाथ ऊपर किए, दुरूद भी पढ़ा, कलमा भी पढ़ा और कहा कि मुल्जिमान को यहां लाके खड़ा करेंगे। उसके बाद ना वो खुद आया ना मुल्जिमान आए। इन नामों की जब आप बात करते हैं और कलमों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा झूठे दुरूद और कलमे हमने इन्हीं बेंचों से सुने थे। लिहाजा खुदा के वास्ते इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। तो जो भी आप बात करें थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। जनाब कहते हैं हम मज़हब माशरा कब तब बनेंगे जब फला फला फला। मैं कभी बिलो दी बेल्ट आज तक मैंने बात नहीं की। मैं किसी की जातियात पर नहीं जाता, पॉलिटिकल शख्सियात की बात करता हूं, उनकी आदात की बात करता हूं। हम मज़हब माशरा कब बनेंगे? आपने माशरे में मज़हब होने की क्या क्या मिसालें कायम की? कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये मौजब माशरा, खुदा बचाए इस मौजब माशरे से। इस तरह के मौजब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मौजब माशरा है, ऐसा मौजब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस मौजब माशरे की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीटीवी, पीटीवी कौन देखता है? और मुझे सिर्फ पीटीवी पे चलाया जाता है और पीटीवी पे हुकूमत के चीजें चलती रहती। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम पीटीवी के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे। जब पीटीवी ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम जब ये वजीर बने तो ये एक एक वजीर है आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए जैसे ही मौका मिला। तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए वज़रा के, एक एक वजीर के साथ 30-30 गाड़ियां। वही वजीर जो कहता था कि जी साइकिल पे आना चाहिए। और आप बात करते हैं खर्चे घटाने के। यार आप 15-20 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर में तय करते थे। ये कहां कौन सी अकल की बात आप कर रहे हो? ये 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, यहां से 8 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो आप हेलीकॉप्टर पे जाते थे और हेलीकॉप्टर पे आते थे। आज हमें लेक्चर दे रहे हो। और आपने पैसे बचाने के नाम पे वो गाय भैंसे बेचना शुरू कर दी। और टोट आप भी बिक जाओगे उसमें तो। और गाय भैंसे बेच के आपने 35 लाख का मुशायरा प्रेसिडेंट हाउस में करवा दिया अलवी साहब ने। यानी सारी गाय भैंसे बेच के आपको मुश्किल से 18 लाख मिले थे और 35 लाख का मुशायरा कर दिया। तो ये कोई अकल की बात है आपकी? और गाड़ियां आपने बेच दी, वो गाड़ियां बेच के फिर करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां आपने मंगा दी। अब जनाब आते हैं सजेशन दें। अच्छा मैं आपको एक सजेशन देता हूं, हमारे वजीर खजाना अगर हों, ये मेरी पार्टी लाइन नहीं, मेरी पार्टी का मंशूर नहीं बयान कर रहा। मैं फिर कहता हूं मैं अपनी राय रखता हूं लेकिन डिसिप्लिन मेरा वही है जो मेरी पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मैं आज से आपसे एक सजेशन दूं। आओ इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। आधी बात मुस्तफा भाई ने की, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आप इनकम टैक्स अगर वजीर खजाना यहां मौजूद होते और हमारे दोस्त बार बार वहां से उठ के खुश ना होते इनसे हाथ मिलाने के लिए इन वज़रा से, तो मैं कोई वो बात भी करता। हम इनकम टैक्स खत्म कर देते। मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
हम इनकम टैक्स खत्म कर देते हैं, हम टोटल वेल्थ टैक्स की तरफ चलते हैं। भाई क्यों बेरोजगारों ने बंगले रखे हुए? एक शख्स जिसका 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का मकान है, वो कहता है मैं तो बेरोजगार हूं। आप सोचो, अगर बेरोजगार आदमी के पास 50 करोड़ का घर है और जो बेचारा सुबह से रात तक मेहनत करता है वो 20 लाख का मकान नहीं बना सकता, ये कितना बड़ा तजाद है। हम वेल्थ टैक्स पर चलते हैं, सब मिलके चलते हैं। हम चलते हैं कि जी आप असल टैक्स वैल्यू नहीं, असल वैल्यू लिखो कागज में। अभी इस वक्त आप जाओ, 20 करोड़ का मकान कागजों पे लिखा हुआ है 1 करोड़ का। आप 20 करोड़ का लिख के उस शख्स से इकरारनामा भी लो, और इकरारनामा ये लो कि तुम इसमें ओरिजिनल वैल्यू लिखो, अगर जरूरत पड़ी तो रियासत तुम्हें 25% ज्यादा देके ये वापस भी ले लेगी। देखो कैसे नहीं लिखता। वो बोलेगा यार करोड़ का लिखूंगा, 1.25 करोड़ दे के वापस ले जाएंगे, इसलिए वही जो मकान 15 का है 15 करोड़ ही लिखो। 1% वेल्थ लगा दो। मैंने अरबों रुपए की इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां देखी हैं जो 25,000 रुपए इनकम टैक्स देती है। उसको बोलो भाई तुम्हारी जमीन 60 करोड़ की, तुम्हारी मशीन 1 अरब की, तुम्हारी टोटल वैल्यू 2 अरब, और तुम कह रहे हो जी कमाई नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, ये 25,000 रुपए ले लो। नहीं, हमें उस 2 अरब का 1% आधा % दे दो। आप देखो मुल्क कैसे कुछ, ये वजीर खजाना नए लाने से कुछ नहीं होगा। इस बरादरी, अगर ये बरादरी अपने आप को बरादरी समझे तो आपने और मैंने मिलके ये करना है। लोगों ने हमें इसीलिए यहां भेजा है और हमें एक दूसरे को गालियां देने नहीं भेजा। आओ मिलके इस तरह का कोई निजाम लाएं, ये मेरी जाती राय है। आप इस राय को मुकद्दम समझे ना समझे, ये मेरी जाती राय है। इनकम टैक्स डिस्क्रिएशन है, वो पावर है। वो एक इंस्पेक्टर जाता है, वो मुका कर लेता है, वो जिस पे जितना टैक्स लगाए, वो जितना कोई रिबेट खा जाए, वो जितना कोई कस्टम में चोरी कर ले, ना रखें डिस्क्रिएशन। ओरिजिनल वैल्यू पर चीजों को लाएं, आधा % रखें, 1% रखें। आप सिर्फ चलें कैपिटल से शुरू करें। इस्लामाबाद से पहला मॉडल बनाएं। यहां मैंने घर देखे, मैं तो हैरान हो गया हूं। यहां तो घरों की कीमत 30-30 करोड़ भी है। तो वो लिखें, वो 30 करोड़ का 1% तो दे दे। या तो फिर अगर वो गरीब है तो वो घर कैसे मेंटेन किया हुआ है, घर रखा कैसे हुआ है, और 4 घर किराए पे क्यों दिए हुए हैं, वो लाया कहां से ये। तो जनाब अली अगर संजीदा हो तो बात हो सकती है, लेकिन गालियां देने से अगर आपको फुर्सत हो जाए। जनाब अली थोड़ा सा मजीद एक रूल ऑफ लॉ की बात की गई। जनाब रूल ऑफ लॉ आपने कहा कायम नहीं होगा तो इस मुल्क में अमन नहीं होगा। अच्छा, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? हर जनाब अली चौधरी साहब तुझी कोई साड़ा रहम कर दो, चौधरी एजाज एहसन साहब, सॉरी एहसन इकबाल साहब, सर थोड़ी कोई मेहरबानी। आप रूल ऑफ लॉ कहते किस चीज को, या मैं रूल ऑफ लॉ कहता किस चीज को, या हर शख्स अलग डिफाइन कर। अभी हमारे कराची के दोस्तों ने भी रूल ऑफ लॉ की बात की। वो कराची के अमन को रूल ऑफ लॉ से तशबीह देते। मेरे कोई और दोस्त जो वहां से तकरीर कर रहे थे, वो रूल ऑफ लॉ को किसी और जुमरे में ले जाते। लेकिन रूल ऑफ लॉ बुनियादी तौर पर क्या होता है कि इस मुल्क में छोटा सा छोटा गरीब, छोटा कोई नहीं होता, अल्लाह किसी को ना करे, गरीब से गरीब इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट फील करे। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। बाकी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अगर और रूल ऑफ लॉ की आप बात करेंगे तो बेकार में बहस कहीं और चली जाएगी। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। आपका भी नुकसान हुआ है, नुकसान दूसरों का भी हुआ है, आपको पता नहीं। आपके साथ साथ नुकसान दूसरों का भी हुआ है।
आपको थोड़ी सी या ज्यादा मार पड़नी अभी शुरू हुई है। जो लोग यहां से वहां गए हैं, वहां से यहां आए, आपके पास बहुत लोग ऐसे हैं, उन्हें पता है कि आपको तो अभी उंगली भी किसी ने यूं घिसाई नहीं है। ओ भाई, हमें तो कोड़े भी पड़े, फांसियां भी हुई हैं। आप कहते हो आपके 25 लोग 15 लोग मारे गए। मैं कहता हूं मुझे बहुत अफसोस है, सियासी वर्कर शहीद नहीं हो। आपको पता है 176 कितने दुनिया में किसी सियासी जमात का एक नजरिए का कारकुन इतनी बड़ी तादाद में 1 मिनट के अंदर नहीं शहीद हुआ। शाहराह फैसल पे 176 हमारा कारकुन वहीं टुकड़े टुकड़े हो गया। आप किस जमात से बात कर रहे हो? आप हमसे बात कर रहे हो? हमने अपने वो अजीम लीडर जिनको दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानती थी, वो इस पिंडी में गंवाए, हमने इस्लामाबाद में गंवाए। एक बम धमाके में तो एक नाजायज फांसी। आज आपने कोई एक सवाल किया है आप में से इखलाकी जुर्रत? आप अपना तो बात करते हो कि जी इसके बाल घसीटे, इसका ये खींच लिया, इसके पतलून उतार। आपने एक खड़े होकर कभी कहा है कि यार अगर वो नाजायज फांसी थी भुट्टो को तो सजा किसको देनी है? आप कहो कि सजा किसको देनी है? No cross talk, please, please. बेटे Order in the house. Order in the house. क्रॉस टॉक में आप चेयर को एड्रेस करें पटेल साहब। रिकॉर्ड है क्रॉस टॉक में, मेरा एक अपना रिकॉर्ड है। मेहरबानी करके मेरे साथ वो वाला काम ना करें, वो उसमें नुकसान जाहिर है, फिर गलत बात हो जाएगी। क्रॉस टॉक फिर ये हो सकता है बहुत लंबा हो चलेगा। जनाब वाली, हाँ मेहरबानी मुस्ती खेल साहब, आप जानते हो बहुत अच्छी तरह। जनाब वाली, मैं सिंपल इस दिस एक बात चाहूंगा कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है और कुर्बानियां देने के बावजूद अगर हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे साथ हों। मैं इस पॉइंट पे आपके साथ हूं कि मेरे शहीद कायद को फांसी हुई लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस पॉइंट पे आपके साथ हूं कि मेरी शहीद बहन को फांसी हुई, बम धमाके में वो मारी गई, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस पॉइंट पे भी आपके साथ हूं। आप दिन गिनते हो ना, आज फलां को 312 दिन हो गए, 313 दिन हो गए, 14 साल मेरा सदर जेल में रहा, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पॉइंट पे मुल्क तरक्की कर सकता है। इफ पेरियरिटी इज पाकिस्तान और करप्शन, आपको जब मुल्क मिला, आप जो कहते हो ना हमें विरसे में सबसे, देखें जुल्फिकार अली भुट्टो को मुल्क मिलता है, मुल्क टूट चुका है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुल्क मिलता है, ज़ियाउल हक के 11 साल मार्शल के बाद 18 महीने में उनको निकाल दिया जाता है। नवाज शरीफ को मुल्क मिलता है, फिर हमें 93 में मिलता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट दहशतगर्द करार दिया जाने वाला है, हमें मुल्क मिलता है 93 में। आपको 2 स्मूथ ट्रांजिशन के बाद मुल्क मिला। 8 से 13 पीपल्स पार्टी, 13 से 18 PMLN। आपको मसला क्या था? लेकिन आपके दरअसल दावे बहुत बड़े थे, कसूर आपका भी नहीं था। आप लोग, आपके लीडरान प्रैक्टिकल नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि ये जो आसपास अभी इतने मशवरे दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये जो अरस्तु और सुकरात ये जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ये अमली तौर पर नाकाबिले जमीन पर ये काम नहीं करेंगी, ये नाकाम हो जाएंगी, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं। आपका कसूर ये था, आपको वोट पड़ा पहले भी, आपको इस बार भी वोट पड़ा। आपने पिछली बार पूरी कौम को, मैं कहता हूं, देखें अगर किसी का सियासतदान से यकीन उठता है तो वो सियासतदान सिर्फ PTI का नहीं, वो सियासतदान नून का भी है,
वो पीपल्स पार्टी का भी है। ये अलग बात, आप अपने आप को इस बरादरी से अलग करते हो। पूरे नौजवान 70%, अगर 80% आपके साथ थे, तो उन 4 सालों में देखा आपने कितनी शदीद तनकीद आप पे भी होने लगी थी। देखिए रियलिटी है ना। और अगर इस मुल्क के इस जो ये नई जनरेशन है, इसका एतमाद जो आधा टूटा था और आधा फिर टूटेगा, तो फिर ये ना आप पर यकीन करेगी, न नून पर, न मुझ पर। वो ये नहीं देखेगी कि ये पीटीआई है, ये नून है, ये पीपल्स पार्टी है। वो देखेगी ये सियासी बिरादरी है, इस पर यकीन नहीं रखना। लिहाजा खुदा के वास्ते जरा अकल से काम लो। मैं नहीं जाता ऐसे मसले पर, मैं मौजू नहीं छेड़ता आपके 9 मई के, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं तामीरी बात करना चाह रहा हूं, मेरी तामीरी बात को मेहरबानी करके सुना जाए। जनाब, एक सेहत कार्ड का एक बार बार आपकी तरफ से जिक्र किया गया, उसको मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं आपकी फिर वो तस्हीह कर दूं। जब वजीर सेहत का कलमदान मुझे मिला, तो आप ही के सूबे के जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, आप जानते हैं डॉक्टर फखरे आलम, उन्होंने मुझे आकर बताया कि आपका सूबा केपीके और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट 3 मीटिंग्स कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को गौर से सुना जाएगा चेयरमैन पीटीआई साहब की तरफ से, ताकि अपने लोगों को भी बता सके। अरे आपसे फर्क क्या पड़ता है, तुम कभी इधर उधर छोड़ो। तो जनाब, तय ये हुआ था आपके सूबा केपीके और वजीर आजम के दरमियान, हालांकि आपका वजीर आजम इसके खिलाफ था। वो चाहता था नहीं कि ये सेहत कार्ड वफाक के पास रहे और वफाक इसकी अदायगी करता रहे। लेकिन केपीके के गवर्नमेंट की, जो आपकी गवर्नमेंट थी, उनका इस पर जिद थी कि नहीं, चूंकि हमने नया फाटा जम किया है, तो ये सेहत कार्ड सूबे को शिफ्ट किया जाए विद एसेट एंड लायबिलिटीज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी पटेल साहब, ब्रेक भी करनी है नमाज की और लंच की। जी जी पटेल साहब का सर, माइक मैं खोलें। 2 से 3 मिनट में माइंड आउट। तो सर, सेहत कार्ड में आपके सूबे और वफाक में ये तय हुआ, वजीर आजम हालांकि उस पर राजी नहीं थे, लेकिन
विद एसेट एंड लाइबिलिटीज वजीर आजम ने फैसला कर दिया कि अगर मेरे लोगों को इस पे पॉलिटिकल गेन करना है सूबे में और नए फाटा में, तो मैं ये प्रोग्राम चले उनको शिफ्ट कर देता हूं। इसी दौरान एक आईनी और कानूनी अदम एतमाद हुई, फैसला हो चुका। अब वो जब समरी मेरे पास लाए, फखरे आलम साहब से आप पूछ सकते हैं, असद केसर साहब के माशाल्लाह दोस्त थे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये वजीर आजम फैसला कर चुके हैं। तो मैंने कहा भाई इस पे एक्स प्राइम मिनिस्टर ना लिखो, इस पे लिखो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि उस वक्त जब मैं फेडरल कैबिनेट में था तो मुझे सेहत कार्ड के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने, आप माने ना माने, वो 15 या 16 माह आपका सेहत कार्ड बंद नहीं होने दिया, सिर्फ इस वजह से कि अगर किसी सही या गलत, अगर किसी गरीब का इलाज हो रहा है तो वो रुक ना जाए, अगर कोई ऑपरेशन थिएटर पे है तो वो रुक न जाए। मैंने कोई कमजोरी या कमी नहीं दिखाई। आपका वो 16 महीने बतौर वजीर सेहत ये मेरा फैसला था। एहसन इकबाल साहब गवाह हैं कि मैंने कहा नहीं जी ये सेहत कार्ड जब तक मैं हूं ये चलता रहेगा, लेकिन उसको आप सूबे में ले गए और वो आप ही के वजीर आजम ने फैसला किया था, इस वजह से आपका वो सूबे में गया, आप विद एसेट एंड लाइबिलिटीज ले गए थे। आज ये खुदारा मत कहें कि वफाक ने आपके सूबे के सेहत कार्ड के पैसे बंद कर दिए। और जब इसमें इस हाउस में इन हाउस ब्रीफिंग हो रही थी तो जनरल फैज साहब कोर कमांडर थे पिशावर के, उन्होंने वो स्लाइड पेश की तो उस पर भी मैंने तस्हीह की कि मैंने कहा सर ये खुद अपनी मर्जी से ले गए हैं, कहा उनके पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा ये तो आपको जब सौदा लेना है तो उससे पहले जेब चेक करनी चाहिए, अब जब सौदा ले लिया है तो अब जेब चेक करने का फायदा क्या। दूसरी और सेकंड लास्ट माय पॉइंट, सर इस तमाम तकरीर से हटके मैं अपनी जाती दिल पर मेरे एक बोझ है। सर ये कुछ अरसा पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, वो इंतहाई दिल दुखाने वाला फैसला। उसमें अगर मेरी इत्तलात सही है और खुदा करे कि गलत, सर इसी असेंबली ने कई फितने खत्म किए, हमारे बुजुर्गों ने कई फितने खत्म किए। मैं नहीं किसी पे इल्जाम लगाता कि कोई किसी का एजेंट है, लेकिन एक नई बहस शुरू करने की तरफ लोग जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया है कि कादियानी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, सर इट्स नॉट अ सेक्ट, इट्स अ माइनॉरिटी। ये इस ऐवान का मुत्तफिक का फैसला और मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो का अजीम कारनामा, और उसके आखिरी 323 दिन में उसने खुद जिक्र किया है कि मेरी मगफिरत इसी वजह से होगी। लाहौर हाई कोर्ट का वो जज मेहरबानी फरमा के इसकी तस्हीह करे, ये हमारा सेक्ट नहीं है, दैट्स माइनॉरिटी। देखें इस वक्त मुल्क मुश्किलात में, अगर ये आग लगाने या छेड़ने की कोशिश की गई तो हम मजीद उलझेंगे, मजीद लड़ेंगे, क्योंकि मुझ समेत कोई मुसलमान खत्म नबूवत पर सौदे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। खातमुन नबीयीन हमें कहना भी आता है और उसका मतलब भी पता है, हम किसी सूरत अपनी जानें दे देंगे, लेकिन खातमुन नबीयीन पर कोई बहस दोबारा छिड़ने ही नहीं देंगे। लिहाजा ये फैसला दुरुस्त किया जाए। और आखिरी बात जिस पर मैं चाहूँगा कि बाद में थोड़ा भाई शोर शराबा करें, सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए, नहीं ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी, बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है, सर माहौल में तलखी नहीं चाहता, गुजारिशात की हैं, एक बरादरी अपने आप को समझो। हाँ
आपके माजी मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, आप पर मैं वो लफ्ज नहीं लगाना चाहता, लोटों के इल्जाम रहे हैं, लेकिन अब तो एक हो जाओ पाकिस्तान के लिए, अब तो एक हो जाओ मईशत के लिए, अब तो एक हो जाओ गरीब आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया सर जी, पाकिस्तान जिंदाबाद सर। बड़ी शुक्रिया। ये हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए है कि अभी तक जो भी टाइम अलॉटेड था पार्टीज़ को, उनमें से पीपल्स पार्टी 2 दिन नहीं बोली है। ये पीपल्स पार्टी का फ़ैसला है कि कौन से उनके मेंबरान कितना बोलेंगे, और टाइम सबको वही मिलेगा जो अलॉटेड है। अपोजिशन के 8 घंटे एंड 49 मिनट्स थे, जिसमें से 6 आवर्स 31 मिनट्स बोल चुके हैं, और उनमें से मेंबर्स 21 मेंबर्स बोल चुके हैं। हम ब्रेक लेंगे, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। मे आई हैव द अटेंशन ऑफ द हाउस। ऑनरेबल मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द गुजरावाला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज GIFT यूनिवर्सिटी आर सिटिंग इन द विजिटर्स गैलरी। वी वेलकम देम। हम ब्रेक लेंगे 2 बजे तक। उसके बाद इतला है कि असद कैसर साहब को कि काइंडली वो आ जाएं, तो आपका उसमें टर्न होगा। जी एहसन इकबाल साहब, हम ब्रेक ले रहे हैं। एहसन साहब तकरीर नहीं, काइंडली टू द पॉइंट प्लीज। दूंगा एक अहम मसले के ऊपर। जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से इसलिए बात करना चाहता हूं चूँकि इस हवाले से मेरी अपनी ज़ात भी प्लीज़ वो करें। गवर्नमेंट का देखें, गवर्नमेंट का कोई व्यू है तो वी हैव टू हियर। यू विल गेट योर टाइम। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। जी आप बोल लें, जल्दी बोलें प्लीज। मैं एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि स्वात के अंदर वाक़या पेश आया है, और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है, और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क के जहाँ पर मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग होती है, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। जनाब स्पीकर, ये वाक़या अगर एक आइसोलेटेड वाक़या होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन एक तसलसल है। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाक़या पेश आया, आपने देखा जड़ांवाला में इसी किस्म का वाक़या हुआ, आपने देखा सरगोदा में इसी किस्म का वाक़या हुआ, इछरे में इसी किस्म के वाक़े से हम बच निकले। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं ख़ुद अपनी ज़ाती मिसाल देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक नई ज़िंदगी दी, जब एक ऐसे जुनूनी ने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश की, और वो गोली आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को, इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूँकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुँच चुका है कि जहाँ पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के ज़रिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को पैरों तले रोंदते हैं। और जनाब स्पीकर, देखिए कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए, हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं, बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर उसको तमाशा देखते हैं। इसके बारे में एक रवायत है कि जिसके रावी पे या किसी मिशन पे जा रहे थे, तो कोई ऐसे 2 लोग थे कि जो दुश्मन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि अगर उन 2 लोगों को पाओ तो उन्हें जला देना, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब हम गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस बात को वापस लेता हूं, उन्हें कत्ल कर देना, चूंकि जलाने का हक सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, सिर्फ खुदा की ज़ात किसी को जला सकती है। आप देखिए कि हम यहाँ पर लोगों को जिंदा मार के
उनकी लाशों को जलाकर किस किस्म का दुनिया के सामने पेश करते हैं। और इसी तरह जंग के अंदर भी मुसलमानों को ये ताकीद है, पॉइंट आ गया एहसन इकबाल साहब, अब ये खोलें जी, माइक खोलें। अंदर भी हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। तो जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा अहम मसला है कि अगर हमने इसका नोटिस ना लिया तो ये इनारकी हमारे मुल्क के अंदर हमें जला देगी। इस वक्त देखिए, मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? 1 अरब मुसलमान है, 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, उसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखे और हम बेबस हैं। क्यों? कि आज दुनिया में हम तालीम में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम सेहत में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम साइंस में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम अमल के अंदर सबसे पीछे हैं। हम सब परचम उठा के खड़े हो जाते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर में रसालत का। हम किसी और को एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पे भी सोचा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है? तो हमने जो दीन को एक इस्तेमाल किया है वेंडलिज्म करने के लिए मुआशरे में, मैं समझता हूं कि उलमा कराम का फर्ज है कि वो उसका नोटिस लें और ख़ास तौर पे इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाक़यात के मुहर्रकात का जायज़ा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे कि हम किस तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे रूल ऑफ लॉ को नाफिज करें सड़कों के ऊपर। शुक्रिया, थैंक यू। इसमें गुजारिश है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं एहसन इकबाल साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अपने रफ़ीक के साथ, हु इज़ मिनिस्टर इंटीरियर, और उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप CM KPK से कोऑर्डिनेट करके इश्यूज़ को हाईलाइट करें। अगर कैबिनेट का हिस्सा होते हुए यहाँ ये रेज करेंगे तो थोड़ी बेबसी सी महसूस होगी। तो प्लीज़ इसको आप अपने कैबिनेट में उठाएं और वहाँ करें। हाउस इज़ adjourned to meet again at 2 PM